मध्य प्रदेश में बीजेपी की कमान आपके हाथों में है। खजुराहो से आप सांसद हैं और इस मंच पर इस सभा में हमारा हिस्सा बनने के लिए आप वहां से डायरेक्टली आ रहे हैं। इन व्यस्तताओं के बीच आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत इसी से कि इस बार जो खजुराहो में लक्ष्य रखा गया है जीत का, वो बढ़ते बढ़ते 10 लाख तक पहुंच गया है। क्या आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की, इंडिया गठबंधन की जो कैंडिडेट थी, उनकी उम्मीदवारी निरस्त होने के बाद ये लक्ष्य अब अचीवेबल है? सबसे पहले तो मैं टीवी 9 को धन्यवाद करता हूं कि आज आपने इस आयोजन में आमंत्रित किया है। आपके पूरे प्रबंधन को, आदरणीय हेमंत जी को, आप सबको बहुत इस बात के लिए धन्यवाद। जहां तक खजुराहो लोकसभा में इस चुनाव में इंडी गठबंधन को वो सीट मध्य प्रदेश के अंदर गई, बाद में उनके प्रत्याशी आए, फिर दूसरे प्रत्याशी बदले गए और बाद में जो भी घटनाक्रम वहाँ हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि हमें तो चुनाव लड़ने में ही आनंद आता है। और पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी तब मैं खजुराहो से, मुझे मेरे नेतृत्व ने अवसर दिया था। उस समय 2293 में से केवल 173 बूथ बीजेपी हारी थी और 4,93,000 मतों से मैं उस समय चुनाव जनता के आशीर्वाद से जीता था। इसलिए मैं तो इस बात के लिए आश्वस्त था, कोई आएगा, अच्छे से लड़ेंगे। तो इससे भी और ज़्यादा मार्जिन से खजुराहो सीट जीतने की और प्रबल संभावनाएं थीं। अब तो थोड़ा सा मुझे डर लगने लगा है कि लोगों को लग रहा है कि कोई नहीं है तो हम तो जीत ही रहे हैं। तो मुझे आज, आपको लग रहा होगा मेरा गला बहुत अभी बैठा हुआ है, क्योंकि हम इसमें ताकत लगा रहे हैं कि ये लोग न माने कि हमारे सामने कोई नहीं है। हम हर चुनाव को गंभीरता से लड़ते हैं और प्रत्येक बूथ पर लड़ते हैं। प्रधानमंत्री जी ने हमें हमेशा ये टास्क दिया है, हर बूथ पर चुनाव लड़ना। तो वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये मेरा प्रयास है और इस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। तो इसलिए कौन है कौन नहीं है, इससे बहुत अंतर नहीं पड़ता। हम चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ते हैं और इस बार प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है क्या? आपका अपना आकलन क्या है? ये मैं ऐसा मानता हूं कि खजुराहो की जनता ने जो पिछली बार आशीर्वाद दिया था और कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम है, प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व है और देश की जनता ने तय किया है कि तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाना है। खजुराहो में और ज़्यादा उसका इम्पैक्ट है। इसलिए मुझे विश्वास है कि इस बार हम, जो मुझे पहले मत मिले थे उससे शायद बहुत अच्छे मतों से जनता आशीर्वाद देगी। अब की बार 29-0 की तैयारी है, ये बात बार बार आप लोगों की तरफ से कही जा रही है, लेकिन ग्राउंड पर जब हम देखते हैं तो छिंदवाड़ा अभी भी एक रोड़ा नजर आता है। इसके अलावा राजगढ़ और मांडला को लेकर भी पेश थोड़ा फंसा हुआ नजर आता है। क्या ऐसा है? मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने विधानसभा के चुनाव जब हम लड़ रहे थे तब भी हमने छिंदवाड़ा को फोकस किया था। लोगों को लगता है कि विधानसभा के चुनाव में हम लूज किए थे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि विधानसभा के चुनाव में वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को अनएक्सपेक्टेड छिंदवाड़ा के अंदर मिला है। कोई 21 से हारे, कोई 3100 से हारे। और पिछले चुनाव में नकुलनाथ मात्र 37,000 वोटों से जीते थे। भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने प्रधानमंत्री मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाओं की ताकत जो छिंदवाड़ा में है, 14 लाख आयुष्मान कार्डधारी हैं जिनको 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज कराने का अधिकार प्रधानमंत्री ने दिया है। ये जो ताकत भाजपा की है, संगठन का तंत्र है, मोदी जी का नेतृत्व है, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं 29 की 29 जीतेंगे। जो एक बची थी छिंदवाड़ा, उसमें भी इस बार कमल का फूल खिलेगा। मोदी जी के नेतृत्व में हम इतिहास छिंदवाड़ा के अंदर भी बनाएंगे। लेकिन अभी आपसे पहले ठीक इसी कुर्सी पर जीतू पटवारी बैठे थे, वो ये कह कर गए कि छिंदवाड़ा तो हम जीत चुके हैं और इस बार नकुलनाथ 1.5 लाख वोटों के मार्जिन से जीत रहे हैं। अब जीतू पटवारी जी 4 तारीख का इंतजार करिए और उसके बाद परिणाम आएंगे, तब हम लोग फिर बैठेंगे तो उसके बाद चर्चा होगी। लेकिन छिंदवाड़ा की जनता ने इस बार मन बनाया है कि देश राम में है, देश मोदी में है,
तो छिंदवाड़ा अब इससे वंचित नहीं होगा, छिंदवाड़ा भी मोदी में होगा और इस बार भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरेगा। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि देखिए बीजेपी वाले तो नंबर दे रहे हैं, हम कोई नंबर नहीं देंगे, क्योंकि ये 29-0 की बातें करना ये रावण का अहंकार जैसा है। ये रावण का अहंकार क्यों है? ये रावण के बारे में मुझे लगता है कि इस कंसेप्ट और आप शायद सोचते होंगे, हम तो राम के बारे में सोचते हैं। और आपको ये क्यों नहीं लगता कि देश के अंदर आज 22 जनवरी को जो अमृतकाल की शुरुआत हुई, शायद 29 की 29 मध्य प्रदेश के अंदर अब की बार 400 पार का नारा, ये हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर गरीबों का जीवन जो बदला है, देश का नाम, भारत का नाम दुनिया के अंदर आज मोदी जी के नेतृत्व में जो विश्वास दुनिया ने व्यक्त किया है और भारत की जनता प्रधानमंत्री पर जो विश्वास व्यक्त करती है, इस आधार पर हम ये कहते हैं कि जनता का विश्वास मोदी जी के प्रति है, भारतीय जनता पार्टी की गुड गवर्नेंस जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है उसके प्रति है। तो जीतू पटवारी जी, आपका मध्य प्रदेश जो बीमारू राज्य था, 15 महीने की सरकार में आपने मिस्टर करप्शन नाथ की भूमिका में मध्य प्रदेश के अंदर आपके मुख्यमंत्री खड़े हो गए थे। तो ये तो जनता ने आपको बता दिया, पिछले उपचुनाव हुए तब बताया, लोकल बॉडी इलेक्शन हुए तब बताया, विधानसभा के चुनाव हुए तब बताया, तब भी सपना देख रहे हैं। तो सपना देखने में ना मुझे कुछ जाता है ना उनको जाता है, ये तो जनता तय करती है कौन जीतेगा और कौन हारेगा। जिसने काम किया है, जिसने इस देश के अंदर गरीब जनता के साथ उसकी आंखों में खुशी लाई है, उन्हें जनता समर्थन देने का काम कर रही है। लेकिन जब जब आप लोग ये 400 पार का नारा लगाते हैं, कांग्रेस पार्टी पूछती है कि 400 चाहिए क्यों? क्या इस देश का संविधान बदलना है? क्या लोकतंत्र को खत्म करना है? क्या आरक्षण को खत्म करना है? बीजेपी अगर तीसरी बार सत्ता में आ गई तो ये सारे काम होंगे। ये बार बार कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के तमाम दल बता रहे हैं वोटर्स को। इसका असर तो नहीं पड़ जाएगा कुछ? इंडी गठबंधन देश के अंदर आज ये साबित हो चुका है कि ये वो लोग हैं जो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए इकट्ठे हुए हैं, जिनको घमंडिया शब्द का उपयोग भी किया गया। मध्य प्रदेश के अंदर तो मैंने देखा विधानसभा के चुनाव में अखिलेश को कमलनाथ कह रहे थे कौन अखिलेश वखिलेश, और अखिलेश यादव कह रहे थे कि मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करता। तो ये इंडी गठबंधन है। और मध्य प्रदेश के अंदर भी मेरी सीट को इंडी गठबंधन को दिया। सपा के प्रत्याशी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के वकील ने ही गड़बड़ कर दी, सब हमारे साथ खेला हुआ है। आज ही मैं किसी समाचार पत्र में पढ़ रहा था तो उसमें था कांग्रेस, अखिलेश के मन में कि कांग्रेस ने ही खेला किया है। तो ये इनका करैक्टर है। तो इसलिए इस प्रकार से इंडी गठबंधन या कांग्रेस आज देश के अंदर देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होने वाले लोग, मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह भारत की संस्कृति पर आक्रमण करने वाले बड़े एग्जाम्पल, हिंदुत्व पर आक्रमण करने वाले देश के सबसे बड़े उदाहरण, इन्हें इसमें आनंद आता है। तो इसलिए संविधान के बारे में, देश के मानबिंदुओं पर प्रहार करने में, ये इसी प्रकार की चीजों को, क्योंकि इनका मूल कैरेक्टर रहा है फूट डालो राज करो। मैंने कभी बीच बीच में इस बात को कहा है कि आज भी कांग्रेस या इस प्रकार के जो लोग हैं उनके जीन्स में उनके खून में आज भी अंग्रेजों के जीन्स हैं, जो हमेशा इनके मन में आता है फूट डाल करके राजनीति कैसे की जा सकती है। इसलिए संविधान के बल पर ही प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज संविधान का ही कारण है कि मैं यहां पर खड़ा हूं और देश की गरीब जनता के साथ आज मैं न्याय करने का प्रयास कर रहा हूं। जो गरीबों का जीवन बदला है वो संविधान के तहत ही मैंने बदला है। तो इसलिए ये प्रयास ये करेंगे कि कैसे फूट डाली जाए और इस पर हम चुनाव में कैसे जाएं, जो अब इस देश के अंदर संभव नहीं है। लेकिन फूट तो कांग्रेस पार्टी के अंदर भी डाली जा रही है ना। इतने सारे कांग्रेस पार्टी के नेता, कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। अभी जीतू पटवारी हमारे साथ थे, उन्होंने कहा देखिए मैं गिन के बता रहा हूं, पूरी लिस्ट है मेरे पास, 336 लोग ही अब तक कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में गए हैं। बताइए, आप लोग 2.5 लाख की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जीतू पटवारी जी प्रदेश के अंदर घूमे न कभी हैं। अगर घूमेंगे, बूथ पर जाएंगे, मंडल पर जाएंगे तो उन्हें पता लगेगा कि उनके हाल क्या है। बूथ पर जमीन नहीं बची है। मैं आपको एक छोटा उदाहरण बताता हूँ। 19 तारीख को चुनाव था, जबलपुर के अंदर चुनाव चल रहा था। मुझे एक कार्यकर्ता ने कहा कि भाई साहब बूथ पर कांग्रेस का जो एजेंट था
वो कहता है कि हमारे यहाँ तो कुछ बचा नहीं है, तो आज मुझे यहीं ज्वाइन करा दो, और बूथ पर ही उसने चुनाव के चलते ज्वाइन कर लिया। तो ये कांग्रेस आज जमीन पर अपना अस्तित्व खो रही है, और वो कोई हमारे प्रयासों से नहीं है। ये कांग्रेस के हालात देश के अंदर बने, मध्य प्रदेश के अंदर बने, उसका परिणाम यह है कि उनको, जो लोग हैं, उन्हें लगता है कि आज मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, हर गरीब के साथ मोदी जी खड़े होकर के उसे संबल देने का काम कर रहे हैं। भारत का मान सम्मान दुनिया के अंदर बढ़ रहा है, देश की सुरक्षा, देश के अंदर आतंकवाद की समाप्ति, भ्रष्टाचार मुक्त भारत से लेकर के एक नहीं, पता नहीं कितने पैरामीटर्स में आज भारत 2047 का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री का है कि भारत विश्वगुरु बनेगा और विकसित भारत बनेगा, तो लोगों को लगता है कि हम भी इस यात्रा के सहयात्री बने। तो कांग्रेस हो, अन्य दल हो, और एक बात और बताना चाहता हूं मैं, जो 2.5 लाख की संख्या तो आपको ऑन रिकॉर्ड कहा होगा, सामाजिक काम करने वाले लोग, आर्टिस्ट, खिलाड़ी, कई बड़े डॉक्टर्स, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की श्रृंखलाबद्ध लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में आज उन्होंने सहभाग किया है। मैं ऐसा मानता हूं, ये मोदी जी के प्रति उन सब जनता का विश्वास है, चाहे किसी दल में है या नहीं है। लेकिन अभी 2/3 से ज्यादा बहुमत से आपने राज्य में सरकार बनाई है, तो जाहिर है आप तो कॉन्फिडेंस आपका साफ नजर आ रहा है। लेकिन 10 साल से बीजेपी केंद्र की सत्ता में है, तो कोई एंटी इनकम्बेंसी तो होगी। एंटी इनकम्बेंसी वहां होती है जहां लोग काम नहीं करते। एंटी इनकम्बेंसी वहां होती है जहां लोग अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। एंटी इनकम्बेंसी वहां होती है जिस दल के पास न कोई नीति होती है, न कोई नेता होता है, न उस प्रकार का देश के लिए काम करने वाला नेतृत्व होता है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, चाहे वो मुख्यमंत्री थे तब या आज देश के प्रधानमंत्री हैं तब, एक छुट्टी न लेकर अपने जीवन को देश के लिए, समाज के लिए, गरीबों के लिए कैसे लगाना है, ये भारत नहीं दुनिया के इतिहास का ये पहला ऐसा नेतृत्व है जिसने बखूबी अपना विश्वास मात्र भारत नहीं दुनिया के अंदर जीता है। तो ऐसे व्यक्ति जब नेतृत्व करते हैं, जब गरीब मां का बेटा देश का प्रधानमंत्री बनता है, जो गरीबी को जानता है और गरीबी को जिसने जिया है उस दर्द को जानता है, तब वो जब अपनी नीतियां बनाता है अंत्योदय के विचार पर, तब एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती बल्कि प्रो इनकम्बेंसी बनती है कि मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, गरीबों का कल्याण हो रहा है। तो आज प्रो इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी वहां होती है जहां लोग काम नहीं करते। मोदी जी के नेतृत्व में आपका अटूट विश्वास है, लेकिन मोदी जी का आप में भी विश्वास मुझे लगता है काफी गहरा है। अभी हाल ही में उन्होंने कहा कि आप दिखने में दुबले पतले जरूर लगते हैं, लेकिन आप ही के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव जीता गया। इसके बारे में मैं एक बात जरूर आज इस सदन में कहना चाहता हूं कि मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कैसे बन गए। ये बड़े मन और बड़े हृदय का व्यक्ति ही दुनिया का लोकप्रिय नेता बन सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने मध्य प्रदेश का चुनाव तो हमने, आप सब लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश का चुनाव हमने मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा और हमने कैंपेन का नारा दिया था, एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी। और उसी कैंपेन पर 2018 में हमें 1,56,00,000 वोट मिला था, 2023 में हमें 2,11,00,000 वोट मिला। हम 56 लाख वोट से हमने राइज किया। उसमें एमपी के मन में मोदी के कैंपेन को जब हमने लॉन्च किया था तो मिस कॉल से हमने मेंबरशिप की थी, तो पहली बार 20 लाख लोग मेंबर बने थे उस कैंपेन में। तो ये चुनाव तो मध्य प्रदेश का जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद दिया, लेकिन अब मोदी जी का इतना बड़ा मन है कि अपने कार्यकर्ता को ताकत कैसे देना, अपने कार्यकर्ता को अप्रिशिएट कैसे करना। तो ये तो उनका बड़ा मन और हृदय है कि मेरे जैसे सामान्य एक छोटे कार्यकर्ता को पीठ पर हाथ रख के ताकत देना। गुजरात के चुनाव में भी जब संसदीय दल में हम उनका सम्मान कर रहे थे, तब भी उन्होंने कहा था इस सम्मान का हकदार मैं नहीं, बूथ पर काम करने वाला कार्यकर्ता है। तो ये तो मोदी जी का विराट हृदय है जो अपने कार्यकर्ता को इस प्रकार से वो अप्रिशिएट करते हैं। मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व की आप बात कर रहे हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान का भी नेतृत्व जो है वो इतने सालों तक मिला बतौर मुख्यमंत्री भी। क्या वजह है कि वो
चुनाव प्रचार में जो तमाम पोस्टर्स बैनर्स लगाए जा रहे हैं उसमें उनका चेहरा गायब है। इस बात का जिक्र खुद उन्होंने भी, शिवराज जी ने भी एक चुनावी सभा से किया था, हंसते मुस्कुराते हुए। क्या वजह है? क्योंकि इतने दिन तक वो, इतने सालों तक मुख्यमंत्री रहे और उनके तमाम काम जो हैं वो बड़े लोकप्रिय भी हुए। आपको नहीं लगता कि उसका भी एक बड़ा असर दिखेगा वोटर्स? भारतीय जनता पार्टी आज देश का, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, तो मात्र इसलिए है कि भाजपा एक वर्किंग सिस्टम पर काम करती है। एक यूनिक सिस्टम भारतीय जनता पार्टी का, कार्य पद्धति जिसे कहते हैं, उस पर वो काम करती है। माननीय शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने बीमार राज्य से विकसित राज्य बनाया, और इसको कभी मध्य प्रदेश का एक एक जन और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी मानता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नेचुरली जब नेतृत्व परिवर्तन होता है, तो आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं, पहले आदरणीय शिवराज सिंह चौहान थे। तो भारतीय जनता पार्टी के पद्धति के अनुरूप देश के अंदर, प्रदेश के अंदर पोस्टर्स में कौन आएंगे कौन नहीं आएंगे, ये भाजपा में सब तय है। यहां व्यक्ति अपर्याय नहीं है, व्यक्ति का महत्व है, लेकिन व्यक्ति के बिना यहां कुछ नहीं चल सकता, ये संभव नहीं होता। मैं आज हूं, कल मैं नहीं हूं, कल मैं नहीं हूं तो पोस्टर पर नए प्रदेश अध्यक्ष आएंगे, उनकी फोटो आएगी। तो ये तो नेचुरल है। और आदरणीय शिवराज सिंह चौहान या मैं या हम सब लोग उसी वर्किंग सिस्टम पर काम करते हैं, तो इसलिए पद्धति के अनुसार है। शिवराज सिंह चौहान जी को एज ए लीडर आज भी वही उसी प्रकार का सम्मान है। अभी थोड़ी देर पहले सीएम मोहन यादव यहाँ पर थे तो उन्होंने कहा कि मेरी भूमिका महेंद्र सिंह धोनी की तरह है। महेंद्र सिंह धोनी जो हैं वो शिवराज सिंह चौहान से उन्होंने तुलना की। शिवराज सिंह चौहान की भूमिका महेंद्र सिंह धोनी की तरह है और मैं अपने आप को विराट कोहली मानता हूं। आप अपने आप को क्या मानते हैं? देखिए, मैं तो एक ही चीज मानता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर हम सब लोग जो काम करते हैं एक टीम स्पिरिट के साथ काम करते हैं, और उस टीम के सरकार में मुखिया मोहन यादव जी हैं, फिर इस पूरी टीम में माननीय शिवराज जी भी हैं, मैं भी हूं, और भी हम सब लोग मिलकर के हैं। तो इसलिए ओवरऑल मध्य प्रदेश के अंदर सामूहिक नेतृत्व पर टीम स्पिरिट के साथ काम करने वाला हमारी पूरी टीम है। तो टीम में जो काम मिलता है कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, लेकिन मुझे कहीं कवर करने का अगर काम मिला है तो मैं उस काम को करूंगा। तो इसलिए अपनी अपनी भूमिका जो तय होती है, उस भूमिका में हम सब मिलकर के काम करते हैं। तो टीम स्पिरिट के भाव से हम मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सभी मिलकर के काम कर रही है। अच्छा, पहले चरण के चुनाव हो चुके हैं 6 सीटों पर मध्य प्रदेश में, और लास्ट टाइम का यानी 2019 का जो एवरेज है इन 6 सीटों पर वो 75% रहा था। इस बार 67%, यानी 8% कम मतदान हुआ है। इसकी एक वजह आपके वोटर्स की उदासीनता तो नहीं है? कुछ एनालिसिस किया आपने? ये आपने बहुत सही कहा है, और इस पर हमने काफ़ी मंथन भी किया है कि 6 सीटों पर जो वोट शेयर, वोटिंग टर्नआउट लगभग 76 पॉइंट समथिंग कुछ हुआ है, कम हुआ है। 67% 7.5% कम हुआ है। जी। इस पर मैंने कार्यकर्ताओं से भी बात की, और जगह जगह पर हमने इसके थोड़ा प्रयास भी किए हैं कि ये लोकतंत्र के लिए हमें इस पर और जो प्रयास करने चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री ने भी अपील की है, और हम लोग भी लगातार यही प्रयास कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक तो शादियों का बड़ा सीजन है, गर्मी भी आज एकदम, मैं जहां अभी काम कर रहा हूं 42-44 तक टेम्परेचर जा रहा है। तो हो सकता है कि इसके कारण से कुछ चीजें हुई हैं। एक बात और जो एनालिसिस में मुझे ध्यान में आ रही है कि इंडी गठबंधन और कांग्रेस के जो लोग हैं उन्हें लगता है कि भाई अब हम चुनाव तो जीत नहीं रहे हैं और कुछ होना नहीं है, इसलिए कुछ उदासीनता उधर भी है। तो इसके कारण से भी मेरा ऐसा मानना है कि इस दिशा में वोट टर्नआउट बढ़ाने के लिए प्रयास सबको करने चाहिए, और हमने अपील भी की है। मैं तो आपके माध्यम से अपील करूंगा कि हम सब मिलकर के, लोकतंत्र का ये पर्व है, इसमें सब अपनी भूमिका निभाएं, और भाजपा का कार्यकर्ता एक एक बूथ पर हम लगातार इससे सबक लेकर के आगामी फेज के लिए हमने इसकी तैयारी की है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कैसे हो। सारे कार्यकर्ताओं को हमने इस पर फोकस करके लगाया है। अच्छा, एक सवाल ये खड़ा किया जा रहा है राजस्थान में प्रधानमंत्री के दिए बयान के बाद कि फर्स्ट फेज के बाद
पोलराइजेशन की कोशिश की जा रही है, ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है और हताशा में बीजेपी हिंदू मुसलमान पर उतर आई है। इसका जवाब देना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी कभी भी चुनाव लड़ती है या कुछ भी काम करती है तो कांग्रेस का माइंडसेट भी तुष्टीकरण है, और फिर मैं कहूंगा कि उनके जीन्स में ही तुष्टीकरण है, क्योंकि उनके मन के भाव है कि जब तक ये नहीं होगा तो हमें मुस्लिम वोट कैसे मिलेगा। ये उनका भाव है जी, हमारा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी इतने छोटे मन के नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी ने, मैं आज गंभीरता के साथ इस सदन में आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मैंने अपना संसदीय क्षेत्र हो या मध्य प्रदेश हो, मुझे मुस्लिम समुदाय के भाई और बहनों ने कहा हमारे जीवन में अगर बदलाव आया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाओं से हमारा जीवन भी बदला है। और मेरे यहाँ तो, मैं अभी कटनी का एनालिसिस कर रहा था, 12 बूथ मेरे ऐसे हैं जो अल्पसंख्यक डोमिनेशन के हैं। उन्होंने इस बार कहा है आप हम पर विश्वास करिए, इस बार हम 12 के 12 बूथ भाजपा को जिता करके देंगे। ये चेंज है देश के अंदर। ट्रिपल तलाक को समाप्त करना आजादी के 75 वर्षों में किसी सरकार ने कभी विचार नहीं किया। जहां मुस्लिम कंट्रीज है वहां ट्रिपल तलाक नहीं था, लेकिन भारत के अंदर उन बहनों को नरक से स्वर्ग बनाने का जीवन किसी ने किया तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने किया। अब उनका समर्थन अंदर मिल रहा है महिला शक्ति में, अल्पसंख्यक समुदाय में भी। तो अब इनको ये लगता है कि ये सब चीजें हो रही हैं तो कैसे बहाना लिया जाए, तो हर चीज में मोदी पर आक्रमण करना चाहते हैं। लेकिन मोदी इस देश के लिए जीते हैं, इसलिए उन पर कोई आक्रमण नहीं चल सकता। तुष्टीकरण को तो खत्म मोदी जी ने ही किया है, परिवारवाद को खत्म तो मोदी जी ने किया है। तो इसलिए कांग्रेस या उनके जो सहयोगी दल हैं वो यही आरोप लगा करके अपने आप का बचाव करना चाहते हैं। तो मुसलमानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है? मतलब मुस्लिम वोट बैंक जो है वो आपकी पार्टी से छिटका नजर आता है। आपने खुद ही इस बात का जिक्र किया, तो मैं ये पूछ रहा हूं कि एक तरफ इस तरह के बयानात कुछ नेताओं के, और दूसरी तरफ आप ही की पार्टी ने बाकायदा एक मुहिम शुरू की अल्पसंख्यकों के लिए, मुसलमानों के लिए। आपके अल्पसंख्यक मोर्चा ने कि ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। तो उसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, आप कह रहे हैं, और मुस्लिम वोट बैंक जो है वो भी आपके साथ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये आकलन है आपका? ये पक्का आकलन देश के अंदर है। मैं आज आपके समक्ष ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास का जो नारा दिया है, ये सबके विश्वास का नारा ये कहता है कि हर समाज का, हर वर्ग का विश्वास हमें कैसे जीतना है। आज अगर प्रधानमंत्री आवास में गरीब को, झोपड़ी में रहने वाले गरीब को अगर प्रधानमंत्री आवास दिया है तो मोदी जी ने किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं की है। अगर उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन दी है तो पार्शियलिटी नहीं की। 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज कराने का अधिकार दिया है तो पार्शियलिटी नहीं की। ये मोदी ही है जो सबको एक साथ लेकर के, इसीलिए उस समुदाय का विश्वास भी प्रधानमंत्री मोदी ने जीता है। ये मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं। आगामी आने वाले चुनाव में इन परिणामों में एनालिसिस करेंगे, तब आपको यह ध्यान में आएगा कि अल्पसंख्यक समुदाय के भाई और बहनें भी प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आज विश्वास के साथ देश के अंदर काम कर रहे हैं। अच्छा, राम मंदिर बन गया, अनुच्छेद 370 हट गया, अब यूसीसी की बारी है, उसका जिक्र हो गया है घोषणा पत्र में और पहले से भी रहा है। लेकिन ममता बनर्जी बंगाल में लगातार ये कह रही हैं कि यूसीसी आ गया तो आपकी पहचान खतरे में हो जाएगी, सीएए लागू हो गया पश्चिम बंगाल में तो आपकी नागरिकता छिन जाएगी। ये जो बातें कही जा रही हैं, इसका बीजेपी कैसे जवाब देगी? एक बड़े वर्ग को ये बताने की कोशिश बार बार की जा रही है क्यों? ये बहुत स्पष्ट जवाब है, और जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने दिया भी है कि अगर यूसीसी लागू करना है तो यूसीसी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है तो लागू होगा। और आज देश के अंदर ममता बनर्जी वगैरह वगैरह इन सारी बातों को जो कहने का प्रयास करती हैं, तो इस दिशा में ये कानून जब बना तो इस कानून के बारे में तो बहुत स्पष्ट कहा कि भारत के मुस्लिम से, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से इसका कोई संबंध ही नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर जिन भाई और बहनों के साथ धार्मिकता के आधार पर इनजस्टिस होता है, इसके लिए हम कानून लेकर के आए।
तो मेरा ऐसा मानना है कि ये ममता बनर्जी हो या कांग्रेस के लोग हों या और इंडी गठबंधन के लोग हों, इन्हें यही लगता है कि हमारी जमीन खिसक रही है, तो जमीन को बचाने के लिए फिर वही तुष्टीकरण की राजनीति है। ये एनआरसी सारे दल तुष्टीकरण, एनआरआई नहीं, लेकिन एनआरसी भी एजेंडे में है क्या? बीजेपी के एजेंडे में सीए के साथ साथ एनआरसी भी एजेंडे में है क्या? देखिए, कॉमन सिविल कोड के बारे में, एनआरसी के बारे में भारतीय जनता पार्टी समय रहते, समय की आवश्यकता होती है तब भारतीय जनता पार्टी निर्णय लेती है, और समय जब आएगा कि आज इस बात की आवश्यकता है तो वो भी लागू होगा। और बाकी जो कानून बनाए हैं उन कानून पर भी, घोषणा पत्र में एनआरसी का जिक्र नहीं है, इसलिए सवाल नहीं, एनआरसी के बारे में मैंने कहा ना कि समय पर आवश्यकता होती है। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र बनाया, संकल्प पत्र टेक्निकली बनाया, हमने जनता से ओपिनियन लिया, हमने नमो ऐप पर ओपिनियन लिया, लोगों से घर घर जाकर के ओपिनियन लिया, और उसमें जो चीज जनता के मन की बातें होती हैं उसको हमने संकल्प पत्र में लागू किया है। जब समय पर लगेगा कि जनता की आवश्यकता है तब ये भी आएगा। ठीक है, आखिरी सवाल वीडी शर्मा जी आपसे, दिग्विजय सिंह को लेकर आप इतना नाराज क्यों रहते हैं? उन्हें रामद्रोही, सनातन द्रोही, आतंकवादियों से गले लगने वाला नेता, न जाने आपने क्या क्या बता दिया। उन्होंने परेशान होकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है आपके खिलाफ। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि मैं तो कभी उनसे नाराज नहीं रहता, मैं तो उनका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन दिग्विजय सिंह एक ऐसे नेता हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक होती है देश के अंदर तो देश जश्न मनाता है, पेट में उनके दर्द होता है। मोहनचंद शर्मा की शहादत होती है, आतंकवादियों से एनकाउंटर होता है, वो कहते हैं फेक एनकाउंटर है, और जिस आतंकवादी का एनकाउंटर हुआ उस आतंकवादी के परिवार में गले मिलने कौन जाता है? वीडी शर्मा नहीं जाते, दिग्विजय सिंह ही जाते हैं, और उस आतंकवादी को देश का सर्वोच्च न्यायालय फांसी की सजा देता है। वो तो कह रहे हैं कोई एक फोटो दिखा दें वो आतंकवादियों से गले। अरे ये तो दुनिया जानती है, ये ऑन रिकॉर्ड है चीजें। राम मंदिर पर आपको पेट में दर्द क्यों होता है दिग्विजय सिंह जी? आप तो कहते हैं अपने आप को पता नहीं क्या है। जब 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई उस समय और उससे पहले भी आपके ऑन रिकॉर्ड जो आपने कहा है वो ये साबित करता है कि आपको हिंदुत्व पर प्रहार करने में, भारत की संस्कृति पर आक्रमण करने में, देश के मान बिंदुओं पर आक्रमण करने में आपको बहुत आनंद आता है। तो ये रस उन्हें इसी का परिणाम है कि दिग्विजय सिंह को मध्य प्रदेश की जनता ने नकारा। खुद दिग्विजय सिंह ने कहा कि अब जनता हमें वोट नहीं देती, हम जाते हैं तो उल्टा वोट काट देती। ये भी ऑन रिकॉर्ड है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऑन रिकॉर्ड है। मेरे खिलाफ पता नहीं क्या क्या बातें करने का प्रयास करते हैं, वो घूमते रहते हैं, लेकिन देश की, प्रदेश की जनता ने ऐसे नेताओं को आज नकार दिया। इसलिए कांग्रेस आज अप्रासंगिक हो गई है और अपना अस्तित्व खो रही है। दिग्विजय सिंह जैसे लोगों की भी जमानत इस चुनाव में जनता जरूर जब्त करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीडी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम मुद्दों पर बेबाक तरीके से अपनी राय रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।